वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ लिया है कि रेजोनेंस होता क्या है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि रेजोनेंस का मतलब क्या है, तो एक एग्जाम्पल से इसको समझें। तो मान लीजिए आप झूला झूल रहे हैं और आपको कोई आपका साथी झूला झूला रहा है। तो जैसे आप झूलना शुरू करते हैं तो जब आप ऑसिलेट करते हैं इस तरीके से, तो जिस तरीके से आप ऑसिलेट करेंगे, जैसे आप ऑसिलेट कर रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे कम होता जाएगा आप मीन पोजीशन की ओर रुकते जाएंगे। तो हम यह कह रहे हैं कि ये ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये जो ऑसिलेशंस हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है बाय विच इट इज ऑसिलेटिंग, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। व्हाट वी कॉल इट, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द। तो हम यहां कह रहे हैं कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई आपका साथी यहां पे खड़ा होकर आपको धक्का लगाने लग जाए, जितना एम्पलीट्यूड कम हो रहा है उतना एम्पलीट्यूड मेंटेन कर लिया जाए, या फिर एक काम किया जाए, आपको जोर से धक्का मारा जाए सेम टाइम इंटरवल में। सेम टाइम इंटरवल मान लीजिए आपका साथी जो है वो इस तरीके से, जैसे आप यहां जा रहे हैं तो जब वापस इधर की ओर आ रहे हैं तो क्या करेगा, वो आपको धक्का मारेगा। तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इफ ही इज अननोन ड्राइवर और ही डोंट नो हाउ टू पुश, तो वो क्या करे, मान लीजिए आपने कहा कि भाई धक्का लगाइए, तो जब आप ऐसे आ रहे हैं, इस पोजीशन में आ रहे हैं, तभी वो आपको धक्का मारता है, तो आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए यहां दोनों कंडीशन है, धक्का दोनों ही कंडीशन में वो आपको पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक में एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, एक में एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, इसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। एक टाइम इंटरवल के बाद यदि वो आपको पुश करता है तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके की है कि वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। उससे क्या होगा, उससे एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम इस फिनोमिना को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज रेजोनेंस, सिंपली वी कैन से दैट इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम matches to the external frequency of the source, then this phenomena is called resonance. In this condition, the amplitude of the current we can say, or amplitude of the oscillation we can say, that is maximum. ठीक है, वो maximum हो जाता है। तो that is the phenomena is called resonance. तो कंक्लूड यदि करें इसको, तो सिंपली नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसको मैच करे, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाए, तो हम कहेंगे दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब बोले साहब यहां टॉपिक कैसे आए, ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, दीज आर नॉट द फिजिकल कंडीशंस। इनको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और स्पेशली किनमें, एलसीआर सर्किट में। और इसका बहुत बढ़िया आपका यूटिलाइजेशन भी है कि आप इसको एप्लीकेशन के रूप में काम में लेते ही हैं। अब एग्जाम्पल बताएंगे और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि एलसीआर सर्किट्स में भी रेजोनेंस होता है। तो वो कंडीशंस क्या हैं वो हम देखना चाह रहे हैं। तो कंडीशंस ये हैं, सिंपली एलसीआर सर्किट के अंदर जो करंट है हमारे पास, वो कैसे दी जाती है, IM इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज VM अपॉन रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
दिस इज द टाइप ऑफ करंट। यहां पर आप ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सी और एक्सएल की वैल्यू हमारे पास है। तो दिस इज द, इस केस में मैं कहूं कि करंट मैक्सिमम कब हो सकता है। करंट आर रेजिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसको तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पर एक्सएल और एक्सी कुछ इस तरीके से चूज किए जाए कि ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाए तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब ये लेस होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी। दिस करंट, the maximum current in the circuit will be at the maximum value when the resonance condition follows, and that is what, that is XL is equals to XC। तो ये हमारे पास if XL किसके इक्वल हो जाए, XC के इक्वल हो जाए, और ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट C हो जाए, तो मैं कह सकता हूं ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC, and this is the resonance condition। What is this? This is the resonance condition, and this is what, this is the resonating frequency, the frequency by which it is oscillating with the maximum value of current in the circuit, that is called resonating frequency। अब इसका डायग्राम किस तरीके से होगा, डायग्राम को हम उस साइड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखिए इसका डायग्राम किस तरीके से होगा, वो भी बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को देख लें तो हम एक डेरिवेशन डराइव करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को बना लेता हूं। इस तरीके का एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं फ्रीक्वेंसी इस तरीके से। ये देखिए यहां पर डेफिनेटली ये जो है पार्ट, ये करंट को शो करेगा। करंट को कह देता हूं IM कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा नॉट नहीं कहूंगा, ओमेगा ही कह दूंगा। तो यहां पर मैं शो कर देता हूं ओमेगा, क्योंकि यहां पर मुझे कुछ लिखना है। यहां पर मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। These are A and B, इनको नोट डाउन कर देता हूं। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को भी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहां कुछ इक्वल सा नहीं दिख रहा है, ये लगभग इक्वल करना पड़ेगा, तो मुझे यहां एक लाइन खींच देनी चाहिए। तो ये देखिए कुछ, आई थिंक ये सही दिख रहा है आपको। तो ये देखिए ये कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर A और B 2 पॉइंट्स डिफाइन करना चाहूंगा। तो पहले इनको डेफिनेशन इनकी क्लियर होनी चाहिए कि ये पॉइंट्स हैं क्या। नॉर्मली इन पॉइंट्स को हम कहते हैं दीज आर हाफ पावर्ड पॉइंट्स, व्हाट वी कॉल इट। यहां कुछ डेफिनेशंस आने वाली है। दीज आर हाफ पावर पॉइंट्स, कौन से, A एंड B। एक तो इनको नाम ये दे देते हैं हाफ पावर पॉइंट्स। तो बोले साहब हाफ पावर पॉइंट्स क्या है। हाफ पावर पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पर पावर सर्किट में कितनी रह जाए, हाफ रह जाए, ठीक है। तो दीज आर द हाफ पावर पॉइंट्स, क्लियर। हाफ पावर पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि यहां पर देखिए इन कंडीशंस पर क्या होता है वो समझ लीजिएगा। यहां पर मान लीजिए ये जो फ्रीक्वेंसी है जहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे ओमेगा नॉट, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्लियर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और यहां पर मैं कहूं कि ये मान लीजिए डिफरेंस कितना है, डेल्टा ओमेगा का है, एंड दिस इज ऑल्सो डेल्टा ओमेगा। तो मैं कह देता हूं यहां पर ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा है ये, और ये कितना है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा है, राइट। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज को हम यहां लिखते हैं डेल्टा ओमेगा से प्लस डेल्टा ओमेगा से। लेकिन यदि मैं A और B का डिस्टेंस कहूं, डिस्टेंस मीन्स द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, बैंड विड्थ, व्हाट वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड बैंड विड्थ, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन हाफ पावर पॉइंट्स इज कॉल्ड बैंड विड्थ। तो
तो बैंडविड्थ हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास BW से शो कर देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ओमेगा। तो 2 डेल्टा ओमेगा क्या है? दिस इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है कि बैंड का डिफरेंस कितना है, इनिशियल कहां से हो रहा है बैंड और एंड कहां हो रहा है। आपने नाम भी सुना होगा ब्रॉड बैंड। यदि ये एनर्जी डिफरेंस ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तो हम इसको कहते हैं कि उसका बैंड बहुत बड़ा है, मींस ब्रॉड है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। ठीक है, BSNL का ब्रॉडबैंड होता है ना, तो लाइक दैट। तो हम कह रहे हैं ये ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड दिस इज द बैंडविड्थ। और यदि ये बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो तो हम उसे कह देते हैं ब्रॉडबैंड। ठीक है, ब्रॉडबैंड होने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, इसे हमें डिस्कस तो करना चाहिए, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। ब्रॉडबैंड का मतलब यह है कि वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर ले लेता है और बहुत स्पीड दे सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई ब्रॉडबैंड की बहुत ज्यादा स्पीड आती है। क्लियर? तो ये हम कह रहे हैं कि दिस इज 2 डेल्टा ओमेगा इज द बैंडविड्थ, इट इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर पॉइंट्स इन द रेजोनेटिंग कर्व। इस रेजोनेटिंग कर्व में आप शो कर सकते हैं। तो A और B के बीच में हमने डिफरेंस ले लिया, दिस इज द बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ बहुत काम आएगी, है ना। इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं जिनको डिफाइन करने के लिए बहुत काम में आने वाली। तो ये हमारा हो गया बेटा इसका कर्व, जिसे हमें अच्छे से याद रखना है। क्लियर? इसके बाद में हम बात करते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। किसकी बात करेंगे? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकालने के लिए यहां पर देखिए हम हाफ पावर पॉइंट्स पर चलते हैं, इन पॉइंट्स की कंडीशंस को लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हाफ पावर पॉइंट, अभी हम रुक गए थे, देखिए यहां पर क्यों रुक गए थे, क्योंकि इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन तो ये है हाफ पावर पॉइंट्स A and B आर दोज पॉइंट्स वेयर द पावर व्हेन द पावर रिमेन्स हाफ इन द सर्किट। उस सर्किट की पावर कितनी रह जाए? हाफ रह जाए। दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड हाफ पावर पॉइंट्स। सेकंड जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर क्या होता है बेटा? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, द मैक्सिमम value, we can say the current in the circuit remains 1/√2 times of the maximum current in the circuit. ठीक है, the current in the circuit, अभी करंट को ऐसे शो कर सकते हैं। इसके अंदर जो सर्किट के अंदर करंट है that is 1/√2 times of the maximum current। अब मैक्सिमम करंट कब होगा? मैक्सिमम करंट जब होगा जब रेजोनेंस कंडीशन होगी। तो रेजोनेंस कंडीशन को फॉलो करते हुए दीज आर डिफाइंड एज अ हाफ पावर पॉइंट्स। तो हम यहां कह रहे हैं द मैक्सिमम करंट, द करंट इन द सर्किट। व्हाट इज द करंट? द करंट, यह मैं लिख देता हूं, एट हाफ पावर पॉइंट्स, हाफ पावर पॉइंट्स क्या होगा? द करंट इन द सर्किट, याद रखिए द करंट इन द सर्किट इज व्हाट? Vm अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, द करंट इन द सर्किट बिकम्स 1/√2 times of the maximum current in the circuit. The 1/√2 times of the maximum current, maximum current कितना होगा? maximum current जब होगा जब XL XC के इक्वल हो जाए, तो आइए Vm by R ही बच जाएगा आई थिंक। तो that is Vm by R, ये मैक्सिमम करंट है, इसका भी √2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स। ठीक है, ये कंडीशन किसको फॉलो करेगी? एट हाफ पावर पॉइंट्स पर। और दीज आर द डेफिनेशन ऑफ हाफ पावर पॉइंट्स आल्सो। यहां पर देखिए Vm से Vm कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इसका रूट और है
एंड दैट इज R√2। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास देखिए स्क्वायर करेंगे तो R² 2R² हो जाएगा, एक R² इधर ले जाएंगे तो आपके पास एक R² ही बचेगा और हमारे पास रिजल्टेंट बच जाएगा ओमेगा L माइनस 1/ωc इज इक्वल्स टू R। ठीक है, मैंने स्क्वायर भी हटा दिया है, यहां पर R² होगा और स्क्वायर से ये R कैंसिल हो जाएगा, 1R कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए ये बचेगा। इस इक्वेशन को काम में लेते हुए मैं यहां पर कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए एट ω1 इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए मैं बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ω1L माइनस 1/ω1c इज इक्वल्स टू R। और इसको मैं यहां पर ω1 की वैल्यू पुट कर सकता हूं। ω1 की वैल्यू कितनी बेटा, ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा L माइनस 1/ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू C इज इक्वल्स टू R। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पर क्या आएगा वो देखिए, यहां पर ये मुझे मिटा देना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आएगा वो देखिए बेटा, यहां पर आ जाएगा ω0। यहां पर देखिए आप क्या करें, ω0 कॉमन ले लें ऊपर से और नीचे से, तो हमारे पास बचेगा ω0 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 माइनस 1/ω0c और यहां पर बचेगा बेटा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 इज इक्वल्स टू R। कुछ ऐसा है। फॉर रेजोनेटिंग कंडीशन के लिए ω0 L इज इक्वल्स टू 1/ω0c, इसको आप क्या करें 1/ω0c को ω0 L से रिप्लेस कर दें तो आपके पास यहां पर क्या बच जाएगा, ω0 L कॉमन आ जाएगा, एक L रह गया है हमारा। यहां पर देखिए ω0 कॉमन तो ले लिया, यहां L रह गया, ω0 L कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 और इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये बचेगा माइनस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 की पावर -1 इज इक्वल्स टू R। ये सॉल्व करना है, ये तो मैथमेटिक्स है, इजीली सॉल्व कर लें। अब हम थोड़ा क्या करते हैं बेटा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन में जब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो इनिशियल टर्म्स आएगी उसमें एक माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसको ω0 L को तो इधर ही लिख लेते हैं और यहां पर क्या रख देते हैं बेटा, देखिए 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0, वापस से 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, दैट इज इक्वल्स टू R। 1 से 1 कैंसिल, आपके पास कुछ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया, दैट इज 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 दैट इज इक्वल्स टू R अपॉन ω0 L। और इसी को मैं फाइनल शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के रूप में लिख देता हूं, दैट इज ω0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा दैट इज ω0 L अपॉन R। और इसको आप 1/ω0c अपॉन R भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ω0 L किसके बराबर है, 1/ω0c, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें याद रखनी है। कौन कौन सी डेफिनेशंस है वो देखिए। पहले तो ये देखते हैं कि ये है क्या। This is called sharpness of resonance. This is what we call it. It is the sharpness of resonance. क्या शो करती है वो तो देखिए। हम यहां पर कह रहे हैं डिफाइन कैसे करेंगे, जो टॉपिक है ना हमारा sharpness of resonance, वो यही है। And that is nothing but this is the ratio of, this is the sharpness of the resonance. The sharpness of resonance is the ratio of ω0 to the 2 डेल्टा ओमेगा। रिपीट कर रहा हूं, the sharpness of resonance is the ratio of resonating frequency to the bandwidth. Clear? Resonating frequency to the bandwidth. ये bandwidth ही तो है 2 डेल्टा ओमेगा। Again I am repeating with this one, sharpness of resonance is nothing but it is the the ratio of inductive reactance to the resistance of the circuit. Clear? Or we can say again, the sharpness of the resonance is the
दिस इज व्हाट the ratio of capacitive reactance to the resistance in the circuit, or simply we can say that sharpness of resonance is the ratio of reactance to the resistance in the circuit. तो ये बहुत सारी definitions हैं जिनको आप easily यहां से याद रख सकते हैं. अब इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, समझ क्या काम में क्या आएगी, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के काम में आएगी. कैसे? जैसे मैं कहूं कि 2 डेल्टा ओमेगा, देखिए दिस इज द शार्पनेस, ठीक है. शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है. 2 डेल्टा ओमेगा जो है बैंडविड्थ यदि कम हो जाएगी तो शार्पनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी. दीज आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो मैं कहूंगा यदि 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कम हो जाए तो शार्पनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी. क्लियर? शार्पनेस जब बढ़ जाएगी ना तो इस वैल्यू को क्या है बार बार पूछा जाता है. किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में? जैसे मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, इनको आप ढंग से देखिएगा. आप सिंपली ये शो कर सकते हैं, मान लीजिए इसके लिए जो क्वालिटी फैक्टर है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, क्वालिटी फैक्टर. ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है. शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कह दीजिए या क्वालिटी फैक्टर कह दीजिए, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये जो Q1, Q2, Q3 है, दीज आर द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दीज. अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है. तो क्वालिटी फैक्टर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा है उसका क्वालिटी फैक्टर कम है. बैंडविड्थ इसकी ज्यादा है तो Q1 सबसे कम है. बैंडविड्थ इसकी थोड़ी सी और कम है तो इसका क्वालिटी फैक्टर इससे ज्यादा है. तो हम यहां कहें कि सबसे कम जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या है, क्योंकि यही शार्पनेस है, सबसे शार्प ये है. तो Q3 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q1. सबसे कम इसकी क्वालिटी फैक्टर है. तो दिस इज कॉल्ड, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं जिनको आप इजीली बता देंगे. क्लियर? तो ये हमारे हो गए बेटा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. तो आज के लिए तो इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, stay home, stay safe. Bye.